नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे मांगों पर सवाल, सड़क पर नया साल। साल 2021 पीछे छूट गया है। नए साल 2022 की शुरुआत हो गई है। पूरी दुनिया जश्न में डूबी हुई है। नए साल में लोग अपने परिवार के साथ जश्न मना रहे हैं, लेकिन प्रदेश के हड़ताल कर्मचारियों का नया साल फीका ही नहीं, तन्हा भी है। राज्य में परिवार से अलग अपनी मांगों को लेकर कई संगठन के लोग प्रदर्शन कर उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद सूबे के मुखिया नए साल के तोहफे के रूप में उनकी गुहार सुन ले। चुनावी साल होने के बावजूद जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ने कई हजार करोड़ों की घोषणाओं के साथ नए साल पर प्रदेश की जनता को सौगात दी, तो वहीं दूसरी ओर 2021 लाकर 2022 में प्रवेश करने वाले वक्त में भी प्रदेश के हड़ताली कर्मचारी सिर्फ आस लगाए धरने पर बैठे हैं। यह हड़ताल कर्मी भी अपने परिवार में वापस लौटना चाहते हैं। इसी को लेकर आज हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। नया साल भी आ गया, अब तो अरसा बीत गया संघर्ष करके, हमारी भी गुहार सुन लो। परिवार संग हम भी खुशियां मनाएं, परिवार में हम भी लौट जाएं। परिवार से दूर धरने पर बैठे हड़ताल कर्मियों को भी यही आस है कि हम भी अपने घर को लौट चलें। आज के दिन पूरी दुनिया अपने परिवार के साथ हंसी खुशी मना रही है, लेकिन दूसरी ओर हड़ताल करने वाले कर्मचारियों का नया साल फीका मन रहा है। हमारी तो सरकार से एक ही मांग है कि 365 दिन का रोजगार प्रत्येक जवान को, लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री ने हमें 300 दिन के रोजगार के लिए कहा है, उसका भी शासनादेश जारी नहीं हुआ है। हम तो ये मांग करते हैं कि तुरंत हमारा शासनादेश जारी हो जाए, जिससे कि हमारे भी बाल बच्चेदार हैं हम सब लोग, और एक कम से 1 महीना 3 दिन से ऊपर हमें हो चुका है। और कड़ाई की ठंड में आप देख रहे हैं कि दिन रात हमारे जवान यहाँ पे लेटे पड़े हैं इस गंदी नाले उस पर नाले के ऊपर। हमारी सरकार से ही मांग है, माननीय मुख्यमंत्री यही मांग है कि तुरंत हमारा जीओ जारी कर दिया जाए। तो मजबूरियां हैं, इसलिए हमारा साल नया है क्या पुराना तो एक ही समान समझ लो। हमने तो सोचा कि हमें नए साल में कोई नई खुशियां मिल जाए तो हम खुशी खुशी घर चले जाएं। हम तो यही उम्मीद है, अभी भी हमें उम्मीद ही है सरकार पे, अभी तो हमें उम्मीद है, धामी जी पे हमें उम्मीद है। हम तो पहले उन्हें धन्यवाद करना चाहते कि उन्होंने इतनी लंबी मांग हमारी रखी है, फिर भी घोषणा भी कर ही देंगे लगभग हमें तो। प्रदेश में एनएचएम कर्मचारी, पीआरडी जवान, रोडवेज कर्मचारी, कनिष्ठ अभियंता और कई संगठनों के लोग अपनी मांगों को लेकर कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे सड़कों पर दिन रात रहने पर मजबूर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें बस इतनी रिक्वेस्ट है कि हमारा जियो जल्दी से आज ही अगर जारी हो जाए तो हम नया साल और भी खुशी से बिता पाएं और अपने खुशी खुशी अपने घर जा सके। बस सरकार से कि हमारी मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा करा जाए, क्योंकि देखिए हम लोग भी अपने परिवार से दूर यहाँ पर बैठे हुए हैं। सब लोग अपने परिवार के साथ जश्न मना रहे हैं न्यू ईयर का। हम लोग यहाँ सर्दी में बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। सरकार हमारी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है ना, इसलिए हम यही चाहते हैं कि हमारी मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा करा जाए। कांग्रेस ने प्रदर्शनकारियों की मांगे पूरी नहीं होने पर दुख जताते हुए कहा कि राज्य को बनाने वाले और प्रदेश के विकास में योगदान देने वाले युवा और महिलाएं सड़कों पर बैठे हैं। भाजपा सरकार में सभी मांगों की अनदेखी हो रही है और 2022 में कांग्रेस की सरकार आई तो इनका समाधान होगा। निश्चित रूप से ये इस प्रदेश का बड़ा दुर्भाग्य है, जिन लोगों ने राज्य बनाने में जिनका योगदान रहा है, नौजवान वर्ग का, महिलाओं का और यहाँ के कर्मचारियों का, आज वही वर्ग सबसे ज्यादा उपेक्षित है। आप देख रहे हैं कि सारा देश, सारी दुनिया नए वर्ष का जश्न मना रही है। उत्तराखंड के लोग भी नए वर्ष का जश्न मना रहे हैं, लेकिन कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो लोग राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन धरातल में करने का काम करते हैं, कर्मचारी वर्ग, बहुत से कर्मचारी वर्ग, बहुत से लोग, आज चाहे आपका पटवारी वर्ग हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे आपका एनआरएचएम का कर्मचारी हो, चाहे उपनल का कर्मचारी हो, चाहे अन्य कर्मचारी, राज्य कर्मचारी हो, रोडवेज के कर्मचारी हो, सारे के सारे हड़ताल पर हैं, अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि उनकी मांगों में तत्काल विचार करे और जितनी भी उनकी मांगे हैं, न्यायोचित मांगे हैं, उन पर सरकार को विचार करना चाहिए। प्रदर्शनकारियों की मांगे और कांग्रेस की बयानबाजी के बीच बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन के मुताबिक विपक्ष के पास मुद्दों की कमी है।
धामी सरकार ने विकास के साथ आम जनमानस की सभी मांगों पर भरपूर ध्यान दिया। कांग्रेस हताशा में कर्मचारियों की मांगों को सियासी मुद्दा बना रही है। देखिए, सरकार अपनी जनता के प्रति, अपने कर्मचारियों के प्रति, सभी वर्गों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने विपक्ष के सारे मुद्दों को ही ध्वस्त कर दिया है और आज वे लोग इतने हताश हैं कि वे मुद्दे नहीं है, उनको ही मुद्दा बनाने की कोशिश में है। तो सरकार अगर कोई बात उठती है तो उसका संज्ञान लेती है और उचित होता है तो सरकार उसको स्वीकार करने में पीछे भी नहीं हटती। बीजेपी के मुताबिक अगर मांगे सही होंगी तो सरकार जरूर ध्यान देगी। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि कर्मचारी की मांगे कब पूरी होती हैं और सियासी मुद्दे बने रहें और हड़ताल से कैसे बीजेपी निपटेगी, बड़ा सवाल है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। जी हां, तो जहां एक तरफ नए साल का आगाज हो चुका है तो वहीं दूसरी तरफ हड़ताल कर्मी जो है वो अभी भी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। साल 2021 पीछे छूट गया है, नए साल 2022 की शुरुआत हो गई है। पूरी दुनिया जश्न में डूबी हुई है। नए साल में लोग अपने परिवार के साथ जश्न मना रहे हैं, लेकिन प्रदेश के हड़ताल कर्मचारियों का नया साल फीका ही नहीं तन्हा भी है। राज्य में परिवार से अलग अपनी मांगों को लेकर कई संगठनों के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद सूबे के मुखिया नए साल के तोहफे के रूप में उनकी गुहार सुन ले। चुनावी साल होने के बावजूद जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ने कई हजार करोड़ों की घोषणाओं के साथ नए साल पर प्रदेश की जनता को सौगात दी, तो वहीं दूसरी ओर 2021 लाकर 2022 में प्रवेश करने वाले वक्त में भी प्रदेश के हड़ताली कर्मचारी सिर्फ आस लगाए ही धरने पर बैठे हैं। ये हड़ताल क्रमिक भी अपने परिवार में वापस लौटना चाहते हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे। जिस तरीके से हड़ताल कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्या इनकी जो गुहार है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुनेंगे, क्योंकि जल्द ही आचार संहिता भी लगने वाली है। 2022 में चुनाव होने हैं। सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। सभी पार्टियां अब ये लोगों को भरोसा दिलाना चाहती है कि अगर उनकी सरकार आएगी तो जो दिक्कतें हैं उत्तराखंड में वो दूर की जाएंगी, लेकिन अभी तक ये हालात नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे हड़ताल कर्मचारी हैं जो सड़कों पर हड़ताल पे नजर आ रहे हैं। चर्चा हम इसी पर करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ विशाल चौधरी जी जो कि प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से, वो जुड़ चुके हैं। विजय बौड़ाई जो कि केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी से, वो जुड़ चुके हैं। कुलदीप राणा जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके बाद हमारे साथ कांग्रेस और भाजपा के नेता भी जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय हम बाद में कराएंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं विजय बौड़ाई जी, मैं आपके पास आऊंगी। एक तरफ जहां 2022 में हमने प्रवेश कर लिया है और जिस तरीके से जो हड़ताल कर्मचारी हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं, उन्हें भी अपना नया साल मनाना है। सबसे पहले तो क्या कहना है इसको लेकर? बिल्कुल, बहुत ही मेरे समझ में नहीं आ रहा, अब शब्द नहीं है, क्योंकि अंतिम पड़ाव पर 5 वर्ष की जो सरकार है वो चल रही है जी। और हमारे जितने भी संगठन हैं, चाहे पीआरडी जवान हो, आपके निगम जो परिवार निगम है, तमाम लोग, और जो पुलिसकर्मी भी ग्रेड पे के लिए चाह रहे हैं कि भाई उनको जो आश्वासन मुख्यमंत्री जी दिया था उस पर शासनादेश हो, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। अब जनता को देखना है कि कैसे इस प्रकार की जो तानाशाही सरकार है उसको कैसे हटाना है। सबसे पहली बात है कि उनको अब जनता की चिंता नहीं जी। जनता कुछ भी करे, उनके पास मोदी जी आएंगे और हमें जिता के ले जाएंगे, बस इसके अलावा कोई बात है। अच्छा, अब मोदी जी की बात है, तमाम प्रचार किया जा रहा है कि साहब ये योजना आ गई, ये योजना आ गई। पिछले 5 साल पहले माननीय मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा कि ऑल वेदर रोड और उसके अलावा बस और डबल इंजन, और उसी पर पूरा 5 साल निकाल दिया। किस प्रकार की सरकार 5 साल में दी है भाजपा ने, वो सब सर्वविदित है कि रोज इनके अपने झगड़े रहे, रोज अपने इनके मुख्यमंत्री बदले। आप जनता की बात क्या हो रही? आज मैं आपको बताऊं कि माननीय मुख्यमंत्री पीएम साहब भी आए थे और वो परसों हल्द्वानी में करे थे, भ्रमित कर रहे हैं, विपक्ष भ्रमित कर रहा है। अरे भाई, आपने कुछ किया नहीं, आपकी सरकार ने कुछ किया नहीं, हम काहे भ्रमित कर रहे हैं? भ्रमित स्वयं आप करा रहे हैं लोगों को कि जनता ने जो काम मांगे थे, आपने उनको पहले कानून बनाया,
जिला प्राधिकरण बनाए, देवस्थानम बोर्ड बनाया, आपने कमिश्नरी एक अलग से बना दिए और फिर वापस ले दी। तो कौन जिम्मेदार है? भ्रमित कौन कर रहा है? आया नहीं कि आपकी सरकार। चलिए ठीक है, आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं विजय जी, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आप कितना ध्यान रख रहे हैं इनका? आप तो क्षेत्रीय पार्टी खुद को कहते हैं और आप उत्तराखंड के जमीनी मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। क्या आपको इनकी समस्या समझ में आ रही है? आपने तो इनका जिक्र तक नहीं किया अभी तक। हम तो लगातार इनसे संपर्क में है, इनके पास जा रहे हैं, लोगों के पास तमाम जो ग्रेड पे, अभी जो पुलिस वालों के ग्रेड पे के लिए, उसके लिए हमने लगातार आवाज उठाई, पीआरडी और तमाम चीज के लिए। और जो यहाँ की समस्याएं हैं लगातार हम इसके लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं, चाहे जिला प्राधिकरण हो, चाहे देवस्थानम बोर्ड हो, हमने अपने स्तर पर। और भू कानून सबसे बड़ी बात जो है, भू कानून की, उसकी हमने लड़ाई लड़ी है। राजधानी गैरसैंण के लिए हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कौन है? सबसे बड़ी समस्या होगी अब 2022। ठीक है विजय, जिस पर आगे मैं आपसे विस्तार से जानकारी लूंगी। विशाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं। विशाल जी, सबसे पहले तो नववर्ष की बहुत हार्दिक बधाई आपको। और अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो कार्मिक कर्मचारी हैं जो हड़ताल पर हैं इस वक्त, काफी लंबे समय से हड़ताल पर हैं, 1 महीने से ज्यादा का इनको वक्त हो चुका है, लेकिन सरकार इनके गुहार नहीं सुन रही है, क्या कुछ कहना है इसको लेकर? विशाल जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। अब आ रही है जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं के न्यूज के सभी दर्शकों को और के न्यूज की टीम को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं जी। और जिस विषय पर आज की परिचर्चा रखी गई है वो बहुत गंभीर विषय है जी। और यदि आप इसका विश्लेषण करें तो आरंभिक दौर से आप देख रहे हैं पिछले 5 वर्षों में जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जन सरोकारों के लेकर और मूलभूत चीजों को लेकर कोई कार्य नहीं किया है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, या पलायन की एक जो बहुत बड़ी समस्या है हमारे राज्य में जो चलती आ रही है उसको लेकर बात। तो इसके प्रत्यक्ष रूप से ये सार्वजनिक हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्णतः फेल हो चुकी है राज्य में जी। और प्रत्यक्ष को प्रमाणित की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक उनके मंत्रियों पर आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के। चाहे आप देख सकते हैं कि वर्तमान एक ज्वलंत प्रकरण है लैंसडाउन के विधायक हमारे हरक सिंह रावत जी पर सार्वजनिक तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। इसी प्रकार से पूर्ण भरत्याल जी द्वारा भी जोल जीबी टनकपुर मार्ग को लेकर बड़े आरोप लगाए गए। वो मैं समझता हूँ कि तथ्यों के आधार पर लगाए गए। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को जनता का विरोध नहीं झेलना पड़ रहा है, बल्कि आप अपने जनप्रतिनिधि ही खुद अब सरकार पर कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, जो बहुत गंभीर विषय है। और मेरा मानना है कि देखिए कहीं ना कहीं जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर जाते हैं जनादेश मिलने के बाद, उनकी नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए एक व्यवस्था होती है। उनमें बड़े महत्वपूर्ण जो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं योगदान हमारे कर्मचारियों का होता है। एक पूरी मैं समझता हूं कि एक सोपान क्रम में हायरार्की होती है। तो आज कहीं ना कहीं उत्तराखंड का युवा खुद को शोषित अपेक्षित महसूस कर रहा है, क्योंकि ये आज देवभूमि को अगर आप बिल्कुल नजदीक से इसका अध्ययन करें तो वो धरना प्रदेश और आंदोलनकारियों की भूमि बन चुकी है जी। जिन लोगों ने MA BEd किया, डिग्रियां हासिल करी, आज वो लोग सड़कों पर आंदोलन करने को मजबूर हैं। कुछ लोग जो योग्य हैं, जो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से मैं नहीं कहूंगा कि जिन लोगों ने अपनी शिक्षा दीक्षा भविष्य में अपने उज्जवल भविष्य के लिए ग्रहण करी, वो लोग हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपना अधिकार मांगने के लिए। तो ये बहुत बड़ी विडंबना, दुर्भाग्य है। जो लोग रोजगार ठीक है विशाल जी, इस पर मैं आगे विस्तार से चर्चा करूंगी और इसके बाद कुलजीत जी मैं आपके पास भी आऊंगी। आप सभी हमारे साथ चर्चा पे शामिल रहिए और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे आपका परिचय कराऊंगी मैं। फिलहाल यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं मांगों पर सवाल, सड़क पर नया साल। आपको बता दें कि जिस तरीके से जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं, अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और कहीं ना कहीं लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जो उनकी मांग है उसे सुना जाए। लेकिन अभी भी वो पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं उनसे गुहार लगा रहे हैं। उनको उम्मीद है कि उनकी जो मांग है उसे पूरा किया जाएगा, उनकी जो समस्याएं हैं उन्हें सुनेंगे। लेकिन फिलहाल अभी किसी तरीके का उनको आश्वासन नहीं दिया गया। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हासिल होते हैं।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना का एक नया वायरस आया है, ओमिक्रॉन। ये बहुत तेजी से फैलता है। आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते मुझे आपकी सेहत और आपकी जिंदगी की बहुत फिक्र है। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, घर से कम बाहर निकलें। हमेशा मास्क पहन के रखें। मास्क बहुत बहुत ज़रूरी है और मास्क को सही तरीके से लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। अभी तक जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं ली वो कोरोना वैक्सीन भी जरूर ले लें। हम 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने जैसे पहले कोरोना का मुकाबला किया था, वैसे इस बार हम सब मिलके ओमिक्रॉन को भी हराएंगे। आपकी सलामती के लिए जो भी ज़रूरी कदम है हम उठाएंगे। हमें अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े तो प्लीज़ उनका पालन ज़रूर करना। वो केवल आपकी सेहत और सलामती के लिए हैं। हमेशा की तरह इस बार भी मुझे आपका साथ चाहिए। हर दिल्लीवासी अगर नियमों का पालन करेगा तो इस बार भी कोरोना ज़रूर हारेगा। जय हिंद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं मांगों पर सवाल और सड़क पर नया साल। यानी कि हमने 2022 में तो प्रवेश कर लिया है, लेकिन जो कर्मचारी हैं वो भी ये नया साल मनाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं और लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी जो मांग है उसे माना जाए। उनकी जो एक बार मुख्यमंत्री उनकी बात सुने, उनकी जो समस्याएं हैं उस पर बात करें। चर्चा आज हम इसी पर कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार मेहमान भी जुड़े हुए और हमारे साथ कुंवर जपेंद्र सिंह जो कि भाजपा प्रवक्ता है वो भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुरेंद्र अग्रवाल जी जो कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सबसे पहले तो। और जपेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार है कुलदीप जी उनके पास जाना चाहूंगी। कुलदीप जी मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आप यहां पर देख रहे हैं कि किस तरीके से हमने नए साल में प्रवेश कर लिया है, सभी धूमधाम से नए साल का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन जो कर्मचारी हैं, जो राज्य के कर्मचारी हैं, अलग अलग वो अपनी मांगों को लेकर डटे हुए। इतनी कड़कड़ाती ठंड में भी, सर्दी इतनी ज्यादा हो रही है उत्तराखंड में और लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। एक तरफ जहां सरकार ये दावा कर रही है कि उत्तराखंड में कोई भी व्यक्ति निराश नहीं है सरकार से, वहीं दूसरी ओर जो सड़कों पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं या धरना दे रहे हैं, फिर ये लोग कौन है? देखिए, ऐसी सबसे पहले तो आपके समस्त दर्शकों को और विभिन्न पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं उनको और आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, ये इस राज्य की बड़ी विडंबना रही है। मैं आपको थोड़ा इस घटनाक्रम में थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा जी। इस राज्य की उत्पत्ति में, इस राज्य के निर्माण में जो सबसे बड़ी भूमिका थी वो उत्तराखंड के कर्मचारियों की रही। उत्तराखंड के कर्मचारियों ने जो उत्तराखंड आंदोलन रहा उसमें जो सबसे बड़ी भूमिका निकल करके आई थी वो उत्तराखंड के कर्मचारियों की निकल के आई थी। और मुद्दा यह था कि राज्य निर्माण के बाद राज्य में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे जी। राज्य बन गया, लेकिन विडंबना यह रही और यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे नेतृत्व का फेलियर ये रहा, चाहे वो कांग्रेस रही हो या भाजपा रही हो, ये नेतृत्व का फेलियर ये रहा कि उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेसी इतनी ज्यादा हावी हो गई कि ब्यूरोक्रेसी ने स्टेट कैडर को कभी डेवलप होने ही नहीं दी जी। अब स्टेट कैडर के अंतर्गत आप देखिए, थोड़ा सा ये टेक्निकल पॉइंट है जिसमें आपसे रख रहा हूं जी। स्टेट कैडर के अंतर्गत पीसीएस परीक्षाओं से लेकर के वो तमाम कर्मचारी आते हैं जो कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या तृतीय श्रेणी कर्मचारी या विभिन्न विभागों में जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल पोस्ट होती हैं वो तमाम सारे कर्मचारी इसमें आते हैं जी। उत्तराखंड में जो कर्मचारी हैं वो या तो संविदा पर हैं या वो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं जी, हाँ, या वो डेली बेसिस पे रखे गए जी। लेकिन नियमित कर्मचारियों की संख्या यहाँ कितनी है? पीसीएस का ढांचा पिछले 21 सालों में अभी तक उत्तराखंड में नहीं बन पाया है,
तो पहले बैच के पीसीएस आज तक प्रमोशन की राह तक रहे। और यही कारण है कि ये जो हमारे कर्मचारी, जो आज कर्मचारी भाई पीआरडी के, प्रांतीय रक्षा दल के लोग यहाँ जो धरने पर बैठे हुए हैं पिछले काफी समय से, इसके अलावा कई जिलों में अनेक लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से संवेदनशीलता की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बेहद निराशाजनक है कि अनेक बिंदुओं पर, और खासकर जब चुनाव का समय आ गया है, पर ऐसे में तो सक्रियता दिखाई देती है सरकारों की, लेकिन उत्तराखंड की सरकार का इस तरीके से अपने कर्मचारियों से मुंह मोड़ लेना ये कहीं ना कहीं बेहद निराशाजनक है जी। और ये तंत्र का फेलियर भी है कि यहाँ एक बड़ी चीज देखने वाली बात ये भी है कि यहाँ सरकारें तो चाहती हैं, लेकिन जो यहाँ ब्यूरोक्रेसी है, जो यहाँ का शासन तंत्र है वो इतना असंवेदनशील हो चुका है, इतना संवेदनहीन हो चुका है विषयों को लेकर के कि वो कहीं ना कहीं उन कार्यों में बाधा अटकाता रहता है। चाहे पुलिस का 46वां ग्रेड पे हो, सरकार ने कब घोषणा कर दी थी इसकी, लेकिन आज तक उसका शासनादेश जारी नहीं हो पाया। ये पीआरडी के जवान, इससे पहले होमगार्ड के लोग भी, तमाम लोग जो हैं और उनके परिवार के लोग धरने प्रदर्शन पर बैठे, स्वास्थ्य कर्मी हमारे धरने प्रदर्शन पर बैठे, ठीक है। तो ये एक बड़ी विडंबना रही है इस राज्य की कि हमारे नेताओं का, उनका जो ब्यूरोक्रेसी है उस पर प्रभाव नहीं रहा, और ब्यूरोक्रेसी ने इस राज्य के प्रशासनिक तंत्र को, शासन तंत्र को इतना नष्ट भ्रष्ट कर दिया है कि आज लोग रोजगार के लिए भी तरस रहे हैं, और जिन लोगों को इस तरह से रोजगार जो मिला है, क्योंकि ये सरकारी नौकरियां तो कह नहीं सकती, इस तरह से जो रोजगार मिला हुआ है उसके लिए भी उनको सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। जी, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं सुरेंद्र अग्रवाल जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जबीन जी, सबसे पहले चूंकि जिस तरीके से एक तरफ नया साल का स्वागत तो सभी कर रहे हैं, सभी खुश हैं, लेकिन जो कर्मचारी हैं राज्य के वो कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं, तो क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता? क्या ये अलग से कहीं से आए? ये भी तो उत्तराखंड वासी, और इनकी एक अहम भूमिका रही है, उसके बावजूद आज ये सड़कों पर हैं, मांगों को लेकर डटे हुए हैं। जपीन जी। जी, सबसे पहले तो हमारे के न्यूज के सभी साथियों को और समस्त प्रदेशवासियों को और हमारे प्रवक्ता साथियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। और जिस तरह से कुलदीप जी ने एक बहुत टेक्निकल चीजों को लेकर सबका ध्यान आकर्षित करा, तो निश्चित तौर पर हम भी उससे एक राय हैं, हम उसे डिनाई नहीं करते। लेकिन जिस तरह से देखा जाए कि माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के कार्यभार संभालने के बाद ब्यूरोक्रेसी को लेकर और ब्यूरोक्रेसी की कार्य प्रणाली को लेकर जिस तरह से आए दिन फेर बदल किए जा रहे हैं, उनकी कार्य प्रणाली में सुधार लाने का निरंतर प्रयास जारी है और उस प्रयास की सफलता भी दिखाई देती है। तो निश्चित तौर पर जो ये एक टेक्निकल पॉइंट था, तो ये भारतीय जनता पार्टी की पकड़ में आ चुका है और उसके ऊपर निरंतर काम शुरू है और निश्चित तौर पर आपको आने वाले समय में, भविष्य में ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन नजर आएगा और जिसका सीधा सीधा इफेक्ट अभी तक पॉलिसीज में या विकास कार्यों में हो रहा था। तो निश्चित तौर पर वो एक बाधा हटाने की दृष्टि से बहुत बड़े निर्णय लिए गए हैं सरकार के स्तर से और उन निर्णयों का असर भी सामने आ रहा है। और जो माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के आते ही सबसे पहले चीफ सेक्रेटरी को चेंज करना और उसके बाद उस पूरे ब्यूरोक्रेसी के ढांचे में परिवर्तन लाना और इसी दृष्टि से कि कहाँ कोई खामी थी और उन सब खामियों को समझते हुए और उन खामियों का जो पिछला हमने इतना लंबा समय देखा है उत्तराखंड के अंदर 14-15 वर्षों का, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और भविष्य में भी दिया जाता रहेगा। अब हम आते हैं धरने और प्रदर्शनों पर। निश्चित तौर पर हम सब चाहते हैं कि ये धरना प्रदर्शन मुक्त ये राज्य बने और देश के अंदर एक अग्रणीय और एक मॉडल राज्य के रूप में आए और इसी एक एजेंडे के साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश संगठन, प्रदेश सरकार और उसमें विशेष रूप से जो सपोर्ट मिलता है वो केंद्र से मिलता है। तो निश्चित तौर पर ये एक सपना है और इस सपने को साकार भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। आज से 20 साल पहले अगर आप देखें तो पहाड़ में रेल पहुंचाना एक बहुत बड़ी समस्या नजर आती थी, लेकिन आज कर्णप्रयाग तक रेल जा रही है। कर्णप्रयाग के बाद उसके बाद आपको अंदर इंटीरियर की अगर हम बात करें या गैरसैंण तक की हम बात करें
तो निश्चित तौर पर ठीक है जबिन जी, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। सुरेंद्र जी, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगी और आप सभी हमारे साथ बने रहिए। हम जिस तरीके से आज बात कर रहे हैं मांगों पर सवाल और सड़कों पर नया साल, यानी कि एक तरफ जहां जो कर्मचारी है वो अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, सड़कों पर हड़ताल कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमने नए वर्ष में प्रवेश कर लिया है और वो भी अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अभी किसी भी तरीके की कोई आश्वासन नहीं मिल पा रहा है, कोई मदद नहीं मिल पा रही है। चर्चा इसी पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ संवेदनशील सरकार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं जो राज्य कर्मचारी हैं उनके आंदोलन को लेकर, जिस तरीके से वो प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जहां एक और कई हजार करोड़ों की घोषणाओं के साथ नए साल पर प्रदेश की जनता को सौगात दी, तो वहीं दूसरी ओर 2021 लांघकर 2022 में प्रवेश करने वाले वक्त में भी प्रदेश के हड़ताली कर्मचारी सिर्फ ये आस लगाए धरने पर बैठे हैं। हड़ताल क्रमिक भी अपने परिवार के पास वापस लौटना चाहते हैं और हम इसी पर आज चर्चा कर रहे हैं और सीधे रुख करते हैं सुरेंद्र जी का। सुरेंद्र जी, आपको क्या कुछ कहना है जिस तरीके से जो कर्मचारी है वो हड़ताल पर हैं और उनको ऐसा लगता है कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही? जो हैं वो सरकार के भी अंग हैं, समाज के भी अंग हैं, हम राज्य के भी अंग हैं और उनकी समस्याओं के प्रति, उनकी मांग के प्रति सरकार का जो रवैया है निश्चित रूप से अमानवीय है, लोकतंत्र विरोधी है। अरे सरकार के अपने अंग हैं वो और समाज के भी अंग हैं, उनसे सीधा संवाद रखिए और बिना संवाद और संवेदना के मैं समझता हूं कोई भी लोकतांत्रिक सरकार जो है वो बेईमानी होती है। हमारे तमाम आंदोलनकारी साथी जो हैं वो चाहे विभिन्न सेवाओं से जुड़े हुए हों, वो नए साल को सड़कों पर मना रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और यदि सरकार उनसे संवाद स्थापित नहीं कर सकती, उनकी समस्याओं के प्रति मानवीय दृष्टिकोण नहीं अपना सकती, यदि उनके प्रति संवेदना प्रकट नहीं कर सकती, तो सरकार तो का कोई मतलब ही नहीं है। अरे लोकतंत्र में यदि लोगों के सरोकारों के प्रति आप जागरूक नहीं हैं, आपने बिल्कुल संवादहीनता स्थापित कर ली, संवेदनहीन हो गए, तो काहे का लोकतंत्र, काहे की सरकार? मोदी जी चाहे कितनी घोषणा करके चले जाए, वो घोषणाएं भी मैं समझता हूँ यूपीए सरकार की पुरानी घोषणाएं हैं, पुरानी योजनाएं हैं जिनको आप पुनः घोषित कर रही है प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी का वादा था कि डबल इंजन दे दीजिए, दिल्ली में मैं बैठा हूं और हमारे कर्मचारियों के वेतन देने के लिए सरकार को बाजार से लोन लेना पड़ता है। अरे आर्थिक पैकेज जो अपेक्षा थी वो पूरा नहीं हो पाया, जो विभिन्न विभागों की हमारी योजनाएं गई थी वो पूरी नहीं हो पाई और सबसे बड़ी बात यह है कि 5 वर्ष में ये सरकार हर मोर्चे पर फेल है। बेरोजगारों को लाठी डंडे खाने पड़ रहे हैं, तमाम विभागों से जुड़ी हुई जो समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं और सरकार में बैठे हुए लोग मदमस्त हैं, सत्ता के मद में चूर हैं। उनको जन समस्याओं से, जन सरोकारों से, अपने राज्य के सरोकारों से कोई मतलब नहीं है। मात्र चुनावी घोषणाएं, चुनावी जुमलेबाजी से काम चलाना चाहते हैं, झूठ बोलकर काम चलाना चाहते हैं, सत्य बोलकर काम चलाना चाहते हैं।
अरे अपने कर्मचारी आपके अपने हैं, आपकी सरकार के अंग है, हमारी सरकार के अंग है। सरकार तो सबकी होती है। सरकार की संवादहीनता जो है वो बहुत से समस्याओं की जड़ है। और ये सरकार का जो नेतृत्व है, आपने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, आप मुख्य सचिव बदलना चाहते हैं। जब आपकी नीति और नियत दोषी हो तो आप कितने चेहरे बदल लें, आपके बस का इस राज्य का नेतृत्व करना नहीं है। ये साबित हो गया है और जनता आपको, भाजपा को उखाड़ कर फेंकने को तैयार बैठी है। देख लीजिएगा कि आप घोषणाएं पे घोषणाएं कर रहे हैं, उसका क्रियान्वयन करने के लिए ना तो आप पे धन है, ना नीति है, ना नियत है। जी वापस आऊंगी मैं आपके पास। विजय बड़ाई जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, आपको क्या कुछ कहना है? यहाँ पर आप सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हड़ताल पर हैं जो कर्मचारी, चाहे वो प्रदेश के एनएचएम कर्मचारी हो, पीआरडी जवान हो, रोडवेज कर्मचारी हो, कनिष्ठ अभियंता हो, ये तमाम जो संगठन के लोग हैं वो वहां पर सड़कों पर हैं। और आप यहाँ पर कांग्रेस को भी सुन रहे हैं, भाजपा को भी सुन रहे हैं, सत्ता पर काबिज रहे हैं 10-10 साल। क्या कहना है? विजय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। इन दोनों पार्टियों ने जी अब आ जी आ रही है, अपनी बात को पूरा करिए। मैंने कहा इन दोनों पार्टियों ने इस पूरे प्रदेश को जी पीछे ले चले हैं, ये विकास की जगह विनाश की ओर धकेल रहे हैं, या यूं कहें कि हड़ताली बना दिया है, शोषण यहाँ के जनता का कर रहे हैं, समझ में से परे है। आप देखिए कि सारे लोग यदि वहां पे हैं, अभी आपने प्रश्न किया भाजपा के हमारे जो प्रवक्ता महोदय हैं, उन्होंने उस बारे में बात नहीं की कि जो आज हड़ताली प्रदेश में हड़ताल कर रहे हैं लोग बाग, आज ये जो नव वर्ष मनाने और वो है सड़क पे, उनने उसका कोई जवाब नहीं दिया। और जवाब देंगे भी कैसे कि उनके पास जवाब है ही नहीं करने का, क्योंकि उन्होंने इस ओर वो देखने की उनकी जरूरत ही नहीं महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको काम तो करना है नहीं, संवेदनशीलता उनके पास है नहीं, और वो चाहते हैं झूठ बोल के, हाँ कोई बात नहीं, जरा सुन ले क्या ना वो तो थोड़ा सा वो झूठ के अलावा कुछ नहीं। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भ्रमित कर रहे हैं, भ्रमित एक मिनट पूरा करने भ्रमित करने का मतलब है कि आप सुनना नहीं चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि बस केवल प्रधानमंत्री जी आ जाएं और हमें वोट मिल जाए, इस बारी जनता इस मुगालते पर ना रहे। आपने पूरी जनता को आपने ऐसे बता के रख दिया है कि आप अब की बारी 2022 में जनता भाजपा और कांग्रेस को उखाड़ फेंकेगी। ठीक है, जपेन जी कुछ कहना चाहते हैं। जपेन जी, यहाँ हम इनकी बात का एक ये जवाब जरूर देना चाहेंगे जी कि ऐसा नहीं है कि सरकार संवेदनशील नहीं है, यहाँ सरकार की जपेन जी मुझे बात बताइए, अब की सरकार में अगर किसी को अपनी कुछ बात मनवानी होती है या कुछ कहना होता है तो उसको प्रदर्शन का सहारा क्यों लेना पड़ता है? आप सीधे सीधे किसी की बात क्यों नहीं सुनते? देखिए लोकतंत्र में प्रदर्शन करना, देव इस्लाम बोर्ड में आपने इतना समय लगा दिया, हक हकूकदारी अपनी मांगों को लेकर डटे रहे, इतना विरोध उन्होंने किया, त्रिवेंद्र सिंह रावत का इतना विरोध उन्होंने किया। हर व्यक्ति को अपनी मांग मनवाने के लिए या अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ता है। उत्तराखंड की जगह हड़ताली प्रदेश हो गया। मैं तो बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ विजय बड़ाई जी की बात से। ये प्रदर्शन सिर्फ भाजपा के शासनकाल में हो रहे हैं, कांग्रेस में नहीं। देखिए कांग्रेस के शासनकाल में भी हो रही है, लेकिन अभी फिलहाल सत्ता में तो आप है ना, तो आपसे सवाल करूंगी मैं। आप हमें समय दीजिए, सुनिए तो। ठीक है, बोलिए। आपके सवाल हम समझ गए। देखिए अब समस्या कहाँ आ रही है कि ये चुनावी वर्ष है और चुनाव बिल्कुल है, और ऐसे में पूरी तरह से प्रदर्शन तो पहले भी होते रहे हैं, प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों की जायज मांगे भी मानी जाती रही हैं, और जायज के अलावा भी जो लगता है कि वो जो प्रदेश हित की जनहित की मांग है उनके ऊपर भी उन मांगों को भी पूरा किया गया है। तो निश्चित तौर पर अब समस्या यहाँ आ जाती है कि ये चुनाव का समय है, और इस चुनाव के समय में जो विपक्षी दल हैं वो भी अपनी भूमिका का ईमानदारी से निर्वाह करने की जगह कहीं ना कहीं आग में घी का काम करते हैं, और कर्मचारियों को भी भ्रमित करने का प्रयास करते हैं और नीतियों को भी भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। तो जपेन जी, जब आप विपक्ष में रहे होंगे तो आपने भी यही काम किया होगा ना?
आप पहले आप हमें सुन लीजिए, हम आपका सवाल हमने पूरी निष्ठा के साथ सुना। तो सरकार संवेदनशील है और उसी संवेदनशीलता के साथ आप देखेंगे कि पीछे जिस तरह से सभी समस्याओं का निराकरण हुआ है, तो निश्चित तौर पर ये जो कुछ समस्याएं खड़ी हैं, कुछ हमारे कर्मचारियों की समस्याएं हैं, पीआरडी जवानों की समस्याएं हैं, आने वाले समय में आप देखेंगे निश्चित तौर पर सबकी मांग, आने वाले समय में जपेन जी हम आचार संहिता देखेंगे। आप आने वाला समय कौन सा, आपको बहुत, अब तो चुनाव सिर पे है, तो निश्चित तौर पर चुनाव से पहले ये सारे काम होने, और निश्चित तौर पर आप देखेंगे जो भी जायज मांगे हैं, जायज समस्याएं हैं, उनके निराकरण की तरफ सरकार निश्चित तौर पर कदम बढ़ा चुकी है और उसके नतीजे, सुखद नतीजे जल्द सामने आए। चलिए ठीक है, अगर आप इतना कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि शायद उन लोगों की समस्याओं का निराकरण हो जाए, सामने आएंगे। ठीक है, कुलदीप जी आपको कुछ कहना है? देखिए, ये बड़ी विडंबना है कि सरकार के से अपनी समस्याओं को लेकर के कर्मचारियों को सड़कों पर आना पड़ रहा जी। और आप खुद एक गौर कीजिए कि इस सर्दी के मौसम में जब टेम्परेचर माइनस पे पहुंच जाता है और देहरादून की ठंड जी, मसूरी से जो कड़कड़ाती ठंडी हवाएं चलती हैं, और उसके बीच में जो लोग वहां धरने पर बैठे हुए हैं, उनके परिवार के लोग जो धरने पर बैठे हुए हैं, ठीक, उनकी कैसी पीड़ा होगी। और इस राज्य के प्रति जो उनके माता पिता ने, उनके बुजुर्गों ने जो लड़ाई लड़ी होगी, है ना, उन लोगों के मन में अपनी लोकतांत्रिक सरकार को जिन्होंने वोट दिया है, उसके प्रति उनके मन में क्या भाव आ रहे हैं, ये बेहद निराशाजनक है। अगर सरकार को उनका काम करना ही है तो इतना विलंब क्यों? अभी तक उनके पास, उन लोग कर्मचारियों के पास सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा बात करने के लिए नहीं गया है। किसी ने उनसे उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास नहीं किया। सिर्फ लोकल इंटेलिजेंस के लोग वहां जा रहे हैं, पुलिस के लोगों उन्होंने घेर रखा है और वो जाकर के चीजें ले आते हैं, बात खत्म हो जाती है, मीडिया के लोग जाकर के कवरेज कर लेते हैं। लेकिन उस पीड़ा को समझिए, कितनी तनख्वाह होगी एक प्रांतिक रक्षा दल के उस कर्मचारी की, और उसमें उसका पूरा परिवार है, बच्चों का भरण पोषण है, उनकी पढ़ाई लिखाई है, माता पिता की दवाई है, तमाम सारी चीजें हैं। तो सरकार को कहीं ना कहीं तो इतना असंवेदनशील नहीं होना चाहिए। ये तो स्पष्ट है कि ये सारी चीजें अगर हम समझ रहे हैं तो क्या सरकार में बैठे लोग इस चीज को नहीं समझ रहे हैं? क्या तंत्र क्यों नहीं इन चीजों को देखता? क्या यह तंत्र की असंवेदनशीलता नहीं है? तो ये एक बड़ी विडंबना है कि एक दौर था जब इस प्रदेश को हड़ताली प्रदेश कहा जाने लगा था। धीरे धीरे इन चीजों से लोगों का ध्यान कम होने लगा, व्यवस्थाएं सुधार की तरफ आने लगी। लेकिन क्या अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल पर जाना ही एकमात्र अंतिम विकल्प है? और अगर ऐसा है तो इस राज्य में जनता को सोचना होगा कि 10 दिन के बाद जब आचार संहिता लगने वाली है तो उन्हें किस तरह से लोकतंत्र में चुनाव करना होगा, किन लोगों को चुनाव करना होगा। ठीक है जपेन जी, आपने यहाँ पर कुलदीप जी को भी सुन लिया, और कहीं बात ये बिल्कुल भी सच है कि हम, जैसे कि मैं पहले भी कह रही थी, कि यहाँ पर अपनी बात मनवाने के लिए आपको हड़ताल का सहारा लेना पड़ता है, आपको प्रदर्शन करना पड़ता है, और उनको प्रदर्शन करने में मजा नहीं आता, क्योंकि इतनी कड़कड़ाती ठंड में अगर वो धरने पर बैठे हैं, उनका परिवार है उनके पीछे, तो कहीं ना कहीं आपको भी सोचना चाहिए कि उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुना जाए, समझा जाए। अभी जैसे कुलदीप जी कह रहे थे कि वहां पर कोई भी उनको आश्वासन देने के लिए नहीं पहुंचा, और आप कह रहे हैं कि उनकी बात सुनी। जी विशाल जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, ऐसा नहीं है, ऐसा शायद कुलदीप जी को महसूस हो रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं। सरकार तक सूचनाएं पहुंचती हैं और निश्चित तौर पर सरकार के प्रतिनिधि भी समय समय पर इन सब चीजों का संज्ञान लेते हैं, और निश्चित और यकीन मानिए कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड को पूरी तरह से प्रदर्शन मुक्त और समस्या मुक्त करने की दिशा में प्रयासरत है। और ये पहले कई बार कई मंचों पर कहा भी जा चुका है कि 25 वर्ष का उत्तराखंड होने से पहले ये भारतीय जनता पार्टी का प्रण है कि इस प्रदेश को समस्या रहित प्रदेश बनाकर एक मॉडल राज्य के रूप में पूरे देश में स्थापित किया जाए। और निश्चित तौर पर केंद्र भी और राज्य सरकार भी वचनबद्ध है और उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त और समस्या मुक्त प्रदेश के रूप में, आंदोलन मुक्त प्रदेश के रूप में स्थापित कर देश में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित। जपेन जी, जिस स्पीड से पलायन हो रहा है ना, उस हिसाब से हमें लगता है कि उत्तराखंड में कुछ दिन बाद लोग ही नहीं रहेंगे, तो आप किसकी समस्याएं सुनेंगे? ऐसा नहीं है, ये आपने कैसे सोच लिया? जपेन जी, अगर आप एक मिनट, अभी हाल ही में एक आंकड़ा आया था जिस पर हमने डिबेट भी की थी कि पलायन इतनी तेजी से हो रहा है, और 17-21 के बीच का पलायन जो है वो काफी तेजी से हुआ है।
और उस रिवर्स पलायन के बाद जिस तरह से उस रिवर्स पलायन को यहाँ पे उसके लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार की गई और चीज बनाई गई, तो रिवर्स माइग्रेशन ये तभी संभव हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने आयोग भी पौड़ी से देहरादून कर गया, खुली जामा पहनाने की दृष्टि से पूरी संजीदगी के साथ काम हो रहा है। ठीक है जपेन जी, आती हूँ आपके पास, विशाल जी को भी सुन लेते हैं। विशाल जी। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तरफ तो 25,000 से ज्यादा पद सरकार में रिक्त पड़े हैं जी, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के और मंत्रियों के रिश्तेदार बैक डोर से एंट्री कर नियुक्तियां प्राप्त कर रहे हैं। चाहे उसमें अभी आपको पता चला होगा कि धन सिंह रावत जी के परिवार के लोग रहे हों, चाहे विधानसभा अध्यक्ष के परिवार के लोग रहे हों। दूसरी ओर अभी पत्रकार महोदय ने कहा कि हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है वो हमारे शासन पर हावी है, तो मैं कहना चाहूंगा कि इसका कहीं ना कहीं सीधा सा एक प्रभाव है कि या तो हमारे जो नेतृत्व कर रहे लोग हैं वो अपरिपक्व हैं या भ्रष्ट हैं, तभी राजशाही हमारे नेतृत्व पर हावी है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जपेंद्र जी ने कहा कि हम लोग जितने भी विपक्षी दल हैं उत्तराखंड की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। भैया जितने लोग आज कहीं ना कहीं सड़कों पर उत्तर आंदोलन कर रहे हैं वो सभी लोग शिक्षित हैं, योग्य हैं, वो सब कोई स्नातक है, कोई स्नातकोत्तर है, तो हम उनको कहां से भ्रमित कर लेंगे। और मतलब मैं मानता हूं कि ये तो सरकार के अंदर विरोध हो गया, मतलब सरकार के अधीन काम करने वाले लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि बेसिक मुद्दों पर, मूलभूत आवश्यकताओं पर वो लोग अपनी बात को रख रहे हैं। कोई भी कर्मचारी ये नहीं कह रहा है जी हमें इंग्लैंड विदेश यात्रा पर भेजो, या हमारे बच्चों को आप विशेष रूप के भत्ते दो, या हमारे परिवारों को विशेष सुविधाएं दो। वो मूलभूत सुविधाओं पर, मूलभूत आवश्यकताओं पर मांग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जगजाहिर हो रहा है। इसमें अगर आप बातों को महिमा मंडित करके करें और जिस प्रकार से अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे हैं, तो उनकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 साल पूर्व उनकी सरकार जनादेश प्राप्त कर यहाँ आई है। उनको ये नहीं पता कि 10 दिन बाद हमारा कहीं ना कहीं आचार संहिता लगने वाली है। और आज अगर आप ये बात कह रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री उस पर काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं जनता को भ्रमित करने वाली बात है, गुमराह करने वाली बात है। यदि आपके पास कोई नीति अच्छी होती, रोज फैसले हुए हैं, यदि आपके नेतृत्व में कुछ क्षमता होती, तो आज सड़कों पर आपके ही कर्मचारी इस प्रकार आंदोलन न कर रहे होते। अभी तक तो मैं समझता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल का कोई विरोध प्रदर्शन कम सड़कों पर दिख रहा होगा। और कहीं ना कहीं मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में लोकतांत्रिक व्यवस्था का पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ाई गई। यदि किसानों ने अपने अधिकारों के बात यहां पर करी है, तो आपने उनके ऊपर अपना कानून थोप दिया। भाई वो लोग नहीं चाहते इस कानून को। अगर मान लो आज कर्मचारियों के ऊपर आप अपनी व्यवस्था को थोप रहे हैं, तो ये नहीं चलने वाला। देवस्थानम बोर्ड के विषय में भी यही रहा, पंडित पुरोहितों के ऊपर आप अपना विचार थोप रहे हो या अपना कानून थोप रहे हो, बाद में आप लोग माफी मांग लेते हो, स्टेप बैक हो जाते हो कि जैसे हमसे गलती हो गई है। 3 काले कानूनों के मामले में भी यही हुआ और देवस्थानम बोर्ड के मामले में भी यही हुआ। आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से नीति बनाने में विफल हो रही है और कहीं ना कहीं एक अपरिपक्व। ठीक है विशाल जी। जपेन जी, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगी और आपसे इसका जवाब लूंगी। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। और यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से जो हड़ताली कर्मचारी हैं वो हड़ताल लगातार कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि सरकार उनकी सुध ले ले, उनको आश्वासन दिया जाए और उनकी मांगों को पूरा किया जाए। चर्चा इसी पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क साफ है। 2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन, 2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी। फर्क साफ है। 2017 से पहले मारा जाता था गरीबों का हक, 2017 के बाद पीएम आवास के जरिए मिली पक्की छत। फर्क साफ है। 2017 से पहले भूमाफिया रहते थे मौज में, 2017 के बाद रहते हैं जेल में। फर्क साफ है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है।
तुम में भी मैं हूं। शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जी हाँ, तो आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं मांगों पर सवाल और सड़क पर नया साल। जहां एक तरफ हमने नए साल में प्रवेश कर लिया है, प्रधानमंत्री ने कई हजार करोड़ों की घोषणाओं के साथ नए साल पर प्रदेश की जनता को सौगात दी, तो वहीं दूसरी ओर 2021 से आकर 2022 में प्रवेश करने वाले वक्त में भी प्रदेश के हड़ताली कर्मचारी सिर्फ आस लगाए धरने पर बैठे हैं कि उनके जो उनकी मांगे हैं उनको पूरा किया जाएगा। जपेन जी के पास जाते हैं। जपेन जी, अब अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। निश्चित तौर पर अभी समय है आचार संहिता रखने में, और ऐसा नहीं है कि रोज नए फैसले आ रहे हैं, रोज जनहित के फैसले आ रहे हैं, रोज मांगों को पूरा किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। और जो जायज मांगे हैं निश्चित तौर पर वो मांगी जानी चाहिए और वो मांगी जाएंगी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही विश्वास रहा है और ये विश्वास उनके निर्णयों में झलकता भी है। तो निश्चित तौर पर जो हमारे कर्मचारियों की समस्याएं हैं या हमारे अन्य वर्गों की जो थोड़ी थोड़ी समस्याएं अब रह गई हैं, तो उन पे जितनी समस्याओं पे काम हुआ है उतना ही काम आगे भी होना है। और विपक्षी दल जो जिस तरह से चुनावों की दृष्टि से एक भ्रामक प्रचार का प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये स्वाभाविक भी है। भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष ने हमेशा से ही ऐसा काम किया है और इसी तरह से चुनावों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास करते रहे हैं। लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी है कि उत्तराखंड की जनता समझदार है, पढ़ी लिखी जनता है, ना तो वो किसी बहकावे में आने वाली है और वो जानती है कि अगले 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी का शासन उत्तराखंड के भविष्य को सजाने और संवारने के लिए कितना महत्वपूर्ण है और निश्चित तौर पर जनता उसी के अनुरूप निर्णय भी। ठीक है, विजय बड़ा जी, आप कुछ कह देते हैं। विजय बड़ा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी, हेलो विजय जी, अपनी बात को पूरा करिए। मैंने कहा आपने पलायन की बात का प्रश्न किया था भाजपा प्रवक्ता से जी। मैंने कहा पलायन की तो पलायन आयोग ही इनका पलायन कर गया देहरादून को, तो ये इनके पास एक्चुअली नीति नहीं है किस दिशा में इनको जाना है। आज मुख्यमंत्री जी आए हैं, अभी इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी जब से आए हैं तब से लगातार काम कर रहे, ये कर रहे। अरे भाई, पहले के मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे और पहले मुख्यमंत्री नहीं गए थे तो वो काहे के लिए उनको बिठाया था 4 साल तक। तो ये तमाम ठीक है, लगता है विजय जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। कुलदीप जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है जी कि तो उत्तराखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जी पुष्कर सिंह धामी युवा हैं और वो तमाम प्रयास कर रहे हैं ताकि की चीजों को ठीक किया जा सके जी। लेकिन हमें यहाँ भी ये भी देखना होगा कि उनके पास राज्य की कमान आई किस समय है और उनके पास समय काल कितना बचा हुआ जी। ठीक, सरकार एक व्यक्ति नहीं है, सरकार का मतलब मात्र मुख्यमंत्री नहीं है जी। सरकार का मतलब वो पूरा तंत्र, वो पूरा मंत्रालय है जिसमें उनके अन्य 12 अन्य सहयोगी हैं। सरकार का मतलब वो पूरा सिस्टम है जिसमें 90 से ज्यादा IAS हैं, है ना, जिसमें चीफ सेक्रेटरी से लेकर के और अपर सचिव तक जो पूरा तंत्र है ये सरकार है। तो अब क्या इनमें से किसी भी तंत्र में, अच्छा ये जो युवाओं से जुड़ा जो मामला है जिस पर हम आज बहस कर रहे हैं चीजें, इनसे संबंधित विभागों के मंत्रियों की क्या भूमिकाएं हैं, वो कहाँ है, क्या वो उस दिशा में आगे आ रहे हैं? एकमात्र नेतृत्व पर सवाल खड़े कर देना और उस पर भी, क्योंकि जिस तरह का माहौल ये पिछले कुछ समय से भाजपा के प्रति बना है यहाँ पे चीजों को लेकर के, और जिस तरह से 3 मुख्यमंत्री देने के बाद जो नेतृत्व की बात आई है, तो निश्चित रूप से मैं इसमें भाजपा तो कटघरे में है लेकिन मैं इसमें पुष्कर धामी को कटघरे में नहीं मानता, क्योंकि उनके पास इतना समय काल नहीं था कि वो चीजों को लेकर के समझ सके, देख सके। पुष्कर सिंह धामी इससे पहले मात्र विधायक रहे हैं, ना तो वो कभी राज्य मंत्री थे ना कैबिनेट मंत्री रहे, उनके बाद सीधे मुख्यमंत्री का दायित्व आया। तो एक व्यक्ति को जितना शासन तंत्र को समझने में वक्त चाहिए होता, वो वक्त तो उनके पास रहा ही नहीं जी। और ऊपर से अंतिम समय में नाइट वॉचमैन की तरह आपको ताबड़तोड़ बैटिंग करनी ही थी। ऐसे में सिस्टम किस तरीके से आपको सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पर ये दिख रहा है कि कर्मचारी सड़कों पर है,
तो यह बात हमारी सरकारों को समझना होगा और यह बात उन तमाम प्रदेश की जनता को भी समझना होगा। कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को उसके मनोविज्ञान में जो पिछले कुछ सालों में बदलाव आया है कि वह बहुत तेजी से विकसित राज्य का सपना देखने लगी थी, लेकिन वो भूल रही थी कि विकसित राज्य की तरफ जाने का मार्ग विकासशीलता से होकर के गुजरता है। और इस राज्य में अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिनको ठीक किया जाना है, जिन पर सवाल उठने चाहिए, जिन पर स्वस्थ परिचर्चा होनी चाहिए। और उनमें से रोजगार और सरकारी नौकरियां, क्योंकि सरकारी रोजगार कह करके हम सरकारी नौकरियों को और जो औद्योगिक क्षेत्रों की नौकरियां हैं उन दोनों को मिला देते हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि राजकीय रोजगार और ये पृथक रोजगार जो और भी हैं इनमें, और इस तरीके से जो एक यहाँ पर एक नई जो परिपाटी उत्तराखंड में विकसित कर दी गई है कि उपनल से भर्ती कर दो, कॉन्ट्रैक्ट में भर्ती कर दो, पीआरडी से ले आओ, होमगार्ड से ले आओ। आपको जान करके बड़ा आश्चर्य होगा ऐसी कि यहाँ पीआरडी में एमए एमएससी के लड़के पीआरडी में हैं, यहाँ काम कर जी। ये इस राज्य की विडंबना है। आज इस राज्य को बड़े, ये हमारी सरकार है, तमाम सरकारें बड़े गौरव से कहती हैं कि हमने उच्च शिक्षा में, हमने तकनीकी शिक्षा में, हमने आयु शिक्षा में प्रदेश में अग्रणी स्थान बना लिया है, हमने तमाम यूनिवर्सिटीज खोल दी हैं। पर आप ये भूल रहे हैं कि उन यूनिवर्सिटीज से जो पढ़े लिखे बेरोजगार निकल रहे हैं कहाँ जा रहे हैं? जी बिल्कुल कुलदीप जी, जिस तरीके से लगातार ये बात कही जाती है कि पहाड़ की जो पानी है और जवानी है वो पहाड़ के काम आएगा, और यहाँ पर यही बड़ी बात है कि वो यहाँ के काम ही नहीं आ पा रहा है क्योंकि आप उनको काम दे ही नहीं पा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन ही नहीं पा रहे हैं। खैर, उम्मीद करते हैं कि जो कर्मचारी हड़ताल पर हैं उनकी मांगे जल्द सुनी जाएंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं मांगों पर सवाल और सड़क पर नया साल, जहाँ एक तरफ कर्मचारी हैं हड़ताल पर है। हालांकि हमारे साथ चर्चा में भाजपा प्रवक्ता जपेन जी भी जुड़े हुए थे जिन्होंने ये आश्वस्त किया है कि जल्द ही उनकी मांगों को सुना जाएगा और जल्द ही जो उनकी मांगे हैं उन्हें पूरा भी किया जाएगा। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।